Hello guys, welcome back to another video from Dr. Rita Sharma Biology World, and this video is in continuation of human health and disease where we are studying important bacterial, viral, protozoan, helminthic and fungal diseases. We have completed bacterial diseases in human now and also few viral diseases. Now in this video we are going to study few more viral diseases in human. स्टूडेंट टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द हर्पीस. हर्पीस जो है वो होती है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से. हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से ये हर्पीस में एक्चुअली होता क्या है, हर्पीस में क्लियर फ्लूइड या पस से भरे हुए बॉयल्स या छाले हो जाते हैं. ठीक है, हर्पीस में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें क्लियर फ्लूइड या पस से भरे हुए बॉयल्स या छाले हो जाते हैं. ठीक है, हर्पीस दो प्रकार की होती है, एक तो जेनाइटल हर्पीस, दूसरी कोल्ड सोर या ओरल अल्सर भी जिसको हम बोलते हैं ओरल हर्पीस. ठीक है, तो जो हर्पीस जेनाइटल हर्पीस है वो होती है HSV2. HSV2 का मतलब है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2. ठीक है, जो कि जेनाइटल हर्पीस में भी वही होगा, लेकिन जो ऑर्गन इफेक्ट होंगे वो हैं जेनाइटल ऑर्गन्स. ठीक, तो इसमें ये जो जेनाइटल हर्पीस है ये जो कि हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ रखी हैं, HIV यानी एड्स और हेपेटाइटिस B, ये उसी में एक और कड़ी है जेनाइटल हर्पीस जो कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, और ये तीनों की तीनों डिजीजेस इनक्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं. ठीक है स्टूडेंट, नाउ बात करते हैं ओरल हर्पीस की. जो ओरल हर्पीस है जिसको कोल्ड सोर भी बोलते हैं, ये होती है HSV टाइप 1 से, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 से. ये और इसका ट्रांसमिशन होता है किसिंग से. इसके अलावा एक जेनाइटल वार्ड्स है जो कि हम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, तो वो जो कि ह्यूमन पैपिलियोना वायरस से होती है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसको मैं यहाँ पर डिटेल नहीं कर रही हूँ. नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स, अब हम फीवर. स्टूडेंट, येलो फीवर या जिसको हीमोरेजिक डिजीज भी कहा जाता है. ठीक है, हम पहले इसकी गहनता को समझते हैं. ठीक, जो येलो फीवर और डेंगू जो मैं अपन पढ़ेंगे और चिकनगुनिया, ये 3 डिजीजेस आज अपन पढ़ने वाले हैं. येलो फीवर और ये डेंगू और ये चिकनगुनिया, ये तीनों की तीनों डिजीज एक सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस से होती हैं, और इनका ट्रांसमिशन एक मच्छर से होता है. एक्चुअली मच्छर नहीं कहेंगे स्टूडेंट, क्योंकि वो एक फीमेल मच्छर है, तो हम इसको फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो. ठीक है, तो ये चूंकि इसमें एक मच्छर इन्वॉल्व है, इसलिए ये इसको हम आर्थ्रोपोड, इसको मतलब येलो फीवर को, डेंगू को, चिकनगुनिया को आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज भी कहते हैं. ठीक है, हीमोरेजिक नाम क्यों पड़ा है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ. तो ये तीनों ही आर्थ्रोपोड डिजीज हैं, यानी ये वायरस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के सलाइवा में प्रेजेंट होगा. और जब ये ऐसा मॉस्किटो किसी नॉर्मल किसी ह्यूमन को काटता है, तो ये उसमें इस वायरस को ट्रांसमिट कर देता है. ये जो मॉस्किटो है ये बहुत बड़ा होता है साइज में, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं. ठीक है, अब ये क्या होता है बेसिकली इसमें, अब मैं बात कर रही हूँ येलो फीवर में, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, RBC का ब्रेकडाउन होता है. RBC देखो, हमारी बॉडी लाल या गुलाबी लालिमा युक्त क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसमें RBC, हमारे ब्लड में RBC प्रेजेंट है, उसकी वजह से. तो अब क्या होता है कि जब RBC का ब्रेकडाउन होता है इस वायरस की बॉडी में एंटर करने की वजह से, जब RBC का ब्रेकडाउन होता है तो हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है. हीमोग्लोबिन ब्रेक होने पर बिलिरुबिन बिलिबर्डिन बन जाता है.
और जिसकी वजह से स्किन कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है और हमको येलो स्किन दिखाई देती है। इसलिए इसको येलो फीवर या हीमोरेजिक का मतलब है बॉडी में ब्लीडिंग होना, ठीक है। तो ये इसको येलो फीवर या हीमोरेजिक डिजीज़ कहते हैं। अब हीमोरेजिक कहते क्यों है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें ब्लीडिंग होने लगती है बॉडी के अंदर और उससे इसलिए इसको हीमोरेजिक डिजीज़ कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके तीनों की। सबसे पहले बात कर रहे हैं येलो फीवर। इसका पैथोजन है फ्लैबी वायरस, जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, ठीक है। कौन सा वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, जो है फ्लैबी वायरस। ट्रांसमिशन बाइट ऑफ फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये एक आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ है। सिम्टम्स क्या हैं इसमें, बहुत हाई फीवर आएगा, एक्यूट हाई फीवर आएगा, बहुत तेज, चिल, ठंड लगेगी, वीकनेस हो जाएगी एकदम से, हेडेक होगा, और जो स्किन है वो येलो कलर की हो जाएगी। क्यों, मैंने आपको बताया था कि आरबीसी ब्रेकडाउन होंगे तो हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन होने से बिलीवर्डिन बनेगा, बिलीवर्डिन बनने से स्किन का कलर येलो हो जाएगा। इसके अलावा एल्ब्यूमिन सीक्रेट होने लगेगा यूरिन से, और वॉमिट यानी उल्टियों में और स्टूल में ब्लड आने लगेगा, और इवन इससे क्या होगा, अब पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है इसका, तो इसके लिए ये है कि इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ जो है वो है वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, बात करेंगे हम डेंगू की। जो डेंगू है, जिसको हम ब्रेक बॉर्न फीवर भी कहते हैं। ब्रेक बॉर्न फीवर है ना, हड्डी तोड़ बुखार, आपने इसका नाम गाँव में सुना हुआ होगा। इसको डेंगू, और डेंगू से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इसका भी कॉजेटिव एजेंट क्या है, फ्लैबी वायरस, जिसको हम फ्लेविरिवो वायरस भी कहते हैं, फ्लेविरिवो वायरस। अब जो डेंगू होता है स्टूडेंट, ये 2 स्टेज में होता है, इसलिए हम 2 टाइप भी कह सकते हैं। 2 स्टेज में होता है एक्चुअली, क्लासिकल डेंगू फीवर होता है और हीमोरेजिक डेंगू फीवर होता है, या हम कह सकते हैं 2 टाइप का होता है। तो हमें किस टाइप का पेशेंट दिखता है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि इसको हीमोरेजिक डेंगू फीवर हुआ है या क्लासिकल डेंगू फीवर हुआ है, उसके सिम्टम्स को देखकर। इसका डायग्नोसिस डेंगू का पीसीआर या टॉर्निको टेस्ट के माध्यम से करते हैं। प्रिवेंशन क्या है, देखिए इसमें चाहे तो कोई भी है, जो भी आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीजेस हैं, यानी जो भी मॉस्किटो के काटने से हो रही हैं, उनका प्रिवेंशन क्या है कि हम पूरे कवर किए हो कपड़े पहने, मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं, मॉस्किटो नेट लगाएं, मतलब मच्छर से बचने के हर संभव प्रयास करें। एलिमिनेट मॉस्किटो ब्रीडिंग को ना होने दें। ऐसी मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस जो हैं उनको हम उनको फेवरेबल ऐसी प्लेसेस ना दें तो मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी, तो उसको हम एलिमिनेट करें। क्लीन हाइजीन रखें, अवॉइड वाटर स्टैग्नेशन। वाटर स्टैग्नेशन मीन्स जब क्या है कि ये मच्छर कहाँ पे वो पनपता है, पानी में, तो ये पानी को अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो उसमें ये मच्छर का ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे हमें वाटर स्टैग्नेशन को रोकना है। इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, अंडर प्रोसेस चल रही है, ठीक है, अभी चल रही है। ट्रीटमेंट इसका जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई भी वायरल डिजीज़ हैं उनमें एक्चुअली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं, तो ये ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जो सिम्टम्स को देखते हुए और सिम्टम्स पर प्रहार करने के लिए दिए जाते हैं, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एस्पिरिन। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप दिमाग में अच्छे से बसा लीजिए, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि एस्पिरिन और डिस्प्रिन जो है वो किसी भी डेंगू पेशेंट को नहीं दी जानी चाहिए। क्यों नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जो एस्पिरिन और डिस्प्रिन हैं
वो आरबीसी के ब्रेकडाउन को जो है जो एस्पिरिन और डिस्प्रिन है वो प्लेटलेट काउंट को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं, मतलब गिर जाता और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो क्या देना चाहिए भाई, बुखार आएगा तो एस्पिरिन डिस्प्रिन ना दें तो क्या दें, पैरासीटामोल दे सकते हैं हम। इसके अलावा आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके दोनों टाइप्स की। तो जो क्लासिकल डेंगू फीवर है वो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, एक्यूट हाई फीवर, बहुत तेज, एकदम से तेज बुखार चढ़ जाएगा। जो आगे का जो होता है जिसको हम माथा कहते हैं, ठीक है, माथा कहते हैं, उसमें सीवियर फ्रंटल हेडेक, फ्रंटल मतलब माथे को सामने की साइड, तो फ्रंटल हेडेक होगा। इसके अलावा जो आंखें हैं, आंखों के पीछे मतलब आंखों के अंदर आपको पीछे की साइड इतना दर्द होगा, इतना ज़्यादा जैसे कि कोई आंखें खींच रहा हो पीछे की साइड, तो इतना पेन होता है आंखों के पीछे। और अगर आप आई मूवमेंट करते हो तो ये पेन और भी बढ़ जाता है। सीवियर मसल एंड जॉइंट पेन होता है, बहुत ज़्यादा मसल और जॉइंट पेन होता है। ठीक है, हाथ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा। अब जब इतने बीमार हो तो ऑब्वियसली भूख तो लगेगी नहीं, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया और वॉमिटिंग होने चालू हो जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट क्लासिकल डेंगू फीवर का सिम्टम है ये, अगर इस स्टेज पर भी पेशेंट को प्रॉपरली डायग्नोज करके ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाए तो वो सेकेंड स्टेज में नहीं पहुंचता है। तो इसके अलावा मतलब आपको एक्यूट हाई फीवर आया, सीवियर फ्रंटल हेडेक हो रहा है, पेन बिहाइंड है, तो जल्दी से टेस्ट कराइए। और इसके अलावा एक सिम्टम और है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि बॉडी पर रैशेज हो जाते हैं मीजल्स जैसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेमोरेजिक डेंगू फीवर की। हेमोरेजिक डेंगू फीवर जो कि सेकेंड स्टेज कह सकते हैं हम इसको डेंगू की, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है बॉडी के अंदर बाहर सब, लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। जो ब्लीडिंग है वो मुंह से, नाक से, मसूड़ों से, स्किन से, स्टूल में, यूरिन में, कहीं पर से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अलावा वॉमिटिंग्स, बार बार वॉमिटिंग्स भी आ सकती हैं। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग मतलब अंदर ही अंदर ऑर्गन में ब्लीडिंग हो रही है, मुंह सूखेगा, लो बीपी हो जाएगा और रैपिड वीक पल्स रहेगी। ठीक है, रैपिड वीक पल्स होती है। प्लेटलेट काउंट जो है इसमें स्टूडेंट जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो 40,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से अगर कम हो जाता है, पर क्यूबिक mm से अगर कम हो जाता है तो स्टूडेंट ऐसे पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हेमोरेजिक डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट 40,000 से कम हो, 40,000 पर क्यूबिक mm से कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ बात करते हैं चिकनगुनिया की। स्टूडेंट चिकनगुनिया जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है चिकनगुनिया वायरस, इसका कॉजेटिव एजेंट है चिकनगुनिया वायरस जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। इसका जो ट्रांसमिशन है स्टूडेंट वो फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, वही सेम तीनों का ट्रांसमिशन किससे हो रहा है, फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। कौन रिस्पॉन्सिबल है तीनों डिजीज के लिए, फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। और जो ये मॉस्किटो है इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों के लिए सिंपल है कि अगर ये मॉस्किटो के सलाइवा में ये वायरस होगा तो ये डिजीजेस क्रिएट करेगा। ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसके, सडनली हाई फीवर, बहुत तेज एकदम से हाई फीवर आएगा, एक्यूट हाई फीवर। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस, आंखों में लालपन और ये सब भी हो सकता है। क्रिपलिंग जॉइंट पेन। देखो स्टूडेंट क्या है, चिकनगुनिया जो है ये सबसे पहले तंजानिया में देखा गया था, तंजानिया अफ्रीका में। ठीक है, तंजानिया में सबसे पहले इसके पेशेंट देखे गए थे। और जो चिकनगुनिया का नाम इसका कैसे पड़ा है, एक्चुअली चिकनगुनिया वहाँ की लोकल लैंग्वेज में चिकनगुनिया का मतलब होता है क्रिपल्ड अप, मतलब डबल्ड अप, यानी बॉडी कैसी हो जा रही है, बॉडी पूरी की पूरी डबल हो जा रही है, इतनी झुक जा रही है दर्द से कि वो डबल हो जा रही है उसी, और सीवियर जॉइंट पेन हो रहा है, तो उसी से इसका नाम पड़ता है चिकनगुनिया। सीवियर जॉइंट पेन होता है इसमें, और जो जॉइंट पेन होता है मेनली आर्म्स में और लेग्स में होता है। ठीक है, तो ये इसमें इसके अलावा भी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, क्रिपलिंग जॉइंट पेन। प्रिवेंशन इसका सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि डेंगू का किया था। डेंगू के करने के लिए क्या प्रिवेंशन किया था स्टूडेंट हमने, वहाँ पर मच्छरों से बचाव करना था। मच्छरों से बचाव करने के लिए क्या करना था, पूरे कवर किए हुए कपड़े पहनने थे, मॉस्किटो नेट लगाने थे, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करने थे, ब्रीडिंग प्लेसेस को
को एलिमिनेट करना था, वाटर स्टैग्नेशन को रोकना था, वाटर जो कि इकट्ठा कर लेते हैं ना उसको रोकना था, ये सारी चीज़ें करनी थी। और स्टूडेंट एक चीज़ और यहाँ पर जब मैंने आपको डेंगू बताया था उसमें आप एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि जो डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में ये मच्छर मतलब तीनों ही ये मच्छर ये दिन में काटता है और क्लियर वाटर जो होता है, जो स्वच्छ साफ पानी, उसमें ये ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो क्लियर वाटर का स्टोरेज नहीं रखनी है ज़्यादा, और इसमें ये इन सब मच्छर के काटने से बचने के लिए जो उपाय मैंने बताए वो सभी करने होंगे। प्रिवेंशन डेंगू के जैसे करेंगे, इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट बस आज हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। इसके बाद हमारी जो इम्पोर्टेंट हमने हर्पीस को देख लिया है, हमने येलो फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और वायरल डिजीज़ जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है रेबीज़। और अब हम रेबीज़ के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट ये जो रेबीज़ है जिसको कि हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो हमें ध्यान से आप बस सुनिए कि ये जो रेबीज़ है वो डॉग के काटने से होती है, ऐसा हमने सुना है। रेबीज़ कैसे होता है हमको, ये रेबीज़ रोग किससे होता है? कुत्तों के काटने से। बट स्टूडेंट यहाँ ये इंपॉर्टेंट है और आप याद रख लीजिएगा कि सिर्फ डॉग के काटने से नहीं, बल्कि कई और वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे कि कैट है, बिल्ली है, भेड़ है, वॉल्फ है, इन जैकल है, ये फॉक्स है, इन सब के काटने से भी ये रेबीज़ हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है। इसके बाद अब है ये भी एक वायरल डिजीज़ है, ये हमको पता लग ही गया है। और इसका वायरस भी सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस है, वो तो हमने जान ही लिया है कि जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं वो सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस से हो रही है, सिर्फ 3 को छोड़कर। वो 3 थी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, जो कि डबल स्टैंड डीएनए वायरस से होती है। अब इसके रेबीज़ में हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, वो ये कि ये जो वायरस है ये कोई, मान लीजिए कोई रैबिट डॉग है। रैबिट डॉग का मतलब क्या हुआ? जिसमें कि ये जिस डॉग में रेबीज़ वायरस है उसको हम क्या बोलेंगे? रैबिट डॉग। मान लीजिए कि कोई रैबिट डॉग है, यानी उसके सलाइवा में ये वायरस है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई रैबिट डॉग किसी पर्सन को काटेगा तो ये वायरस ह्यूमन में पहुंच जाएगा। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ? क्योंकि ये वायरस उस कुत्ते के सलाइवा में, उसकी लार में था, इसलिए उस कुत्ते के काटने से ये वायरस ह्यूमन में पहुंच गया। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए कि कोई ऐसा डॉग है जिसकी बॉडी में तो ये वायरस है बट वो उसके सलाइवा तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ऐसे डॉग के काटने से ह्यूमन को रेबीज़ नहीं होगी, यानी रेबीज़ होने का खतरा नहीं होगा। अब अच्छा, आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि डॉग को 10 दिन तक वॉच करना चाहिए। अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो उसको 10 दिन तक देखो कि अगर वो कुत्ता मर जाता है तो रेबीज़ होने का खतरा बहुत है, कहते हैं ना ये। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ऐसे अगर हम 10 दिन तक वॉच करेंगे और अगर वो वायरस उस कुत्ते के सलाइवा में है, यानी था जिसने काटा आपको, तो वो पूरी बॉडी में, तो उसका मतलब है कि वो वायरस उस कुत्ते की पूरी बॉडी में फैल चुका है, यानी उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो चुका था कुत्ते का। ऐसा कुत्ता अगर 10 दिन के अंदर मर जाएगा, यानी ये पहचान है, अगर ऐसा कुत्ता 10 दिन के अंदर मर रहा है तो वायरस उसके सलाइवा में था, यानी उस वायरस यानी उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो चुका था, यानी ऐसे कुत्ते को मरना ही था। और ऐसे कुत्ते ने अगर किसी पर्सन को काट लिया है तो उसको रेबीज़ होने का खतरा 100% है। और अगर कुत्ता नहीं मरा, यानी वायरस सलाइवा तक, यानी लार तक नहीं पहुंचा था, यानी इंसान को रेबीज़ होने का खतरा नहीं है। ये पहचान है स्टूडेंट। ठीक है, समझ आया आपको? समझ आया ये वाली बात? अब अगर डॉग बाइट करे तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? अगर किसी कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले उसको पानी से, साबुन से इस जगह को खूब धोएं, और इसके बाद उस जगह को पानी साबुन से धोने के बाद आपको दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप लेना होगा कि आपको इंजेक्शन लगवाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब जो इंजेक्शन बच्चों इसमें लगते हैं वो कितने इंजेक्शन लगते हैं? 5 इंजेक्शन लगते हैं, जो कि सब क्यूटेनियसली पेट में लगते हैं। ठीक है, इनमें से जो 5 इंजेक्शन जो लगते हैं स्टूडेंट, इनमें से जो पहला इंजेक्शन है वो एक रेडीमेड एंटीबॉडी है।
ठीक है, वो उस वायरस के खिलाफ रेडीमेड एंटीबॉडी है जो दिया जाता है पहला इंजेक्शन। बाकी जो बचे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वो एक्टिव इम्यूनिटी के फॉर्म में दिया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे कि वो उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए। एक तो रेडीमेड एंटीबॉडी दे दी जाती है, बाकी 4 इंजेक्शन इस बात के लिए दिए जाते हैं कि वो उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम बनाए। ठीक है, अब समझते हैं इसको हाइड्रोफोबिया। इसको हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं? ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिया यानी हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो वर्ड यूज किया जाता है पानी के लिए, फोबिया मतलब डर, पानी से डर। तो इसको हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं, इसमें पानी से डर क्यों लगता है, इसको हम समझते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इस जब वायरस हमारी बॉडी में पहुंचता है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, और हमारी नर्व्स जो होती हैं जो क्या करती हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वी नो दैट कि हमारी नर्व्स मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जब ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, जब नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, तो जो नर्व्स जो कमांड देती हैं मसल्स को रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि उन्हें मसल्स को कमांड ही नहीं मिली, वो पैरालाइज्ड हो जाएंगी। नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो नर्व्स भी अफेक्ट होंगी, नर्व्स कमांड नहीं दे पाएंगी, मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट जो उसके व्यक्ति के गर्दन की मसल्स जो होती हैं वो भी पैरालाइज्ड हो जाती हैं। अब जिसको हम मसल्स के पैरालाइज को स्पाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो स्पाज्म कहते हैं। तो जब इंसान स्वेलो करता है, निगलता है कोई भी चीज़, सबसे इजी क्या है, निगलना, पानी। तो जब वो निगलता है, निगलने की कोशिश करता है, तो मसल्स के पैरालाइज्ड हो जाने की वजह से वो उसको बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसलिए वो पानी देखकर भी डरने लगता है, क्योंकि निगलने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ही वो पानी को अगर आप पानी दोगे उसको, तो वो पानी देखकर भी डरने लगेगा। नर्वस सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल होने से, देखो इसमें चूंकि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो नर्वस सिस्टम जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा लार गिरने लगती है, बिल्कुल कुत्ते की लार गिरती हुई देखी है ना अपन ने, वैसे ही इसमें एक्सेसिव सलाइवेशन किस में होने लगेगा, ह्यूमन में होने लगेगा। हेल्यूसिनेशंस हो जाएंगे, मतलब वो चीज़ें दिखाई देने लगेंगी जो कि है ही नहीं, कुछ कुछ दिखाई देने लग जाएगा, कुछ होने फील होने लगेगा कि वहाँ ऐसा हो रहा है। ट्रेमोर्स हो जाएंगे, इवन कोमा में व्यक्ति आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमने रेबीज़ के बारे में जाना है कि रेबीज़ किससे होता है। रेबीज़ होता है रैबिडो वायरस से, जो कि एक पैरामिक्सो वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, इट्स सफिशिएंट। इसका ट्रांसमिशन बाइट ऑफ रैबिड डॉग से होता है, रैबिड डॉग के काटने से इसका ट्रांसमिशन होता है। नॉट ओनली डॉग्स, वॉल्फ, फॉक्स, जैकल और कैट। ठीक है, 100% फेटल डिजीज है आफ्टर सिम्टम अपीयर। अगर तो सिम्टम्स आ गए तो उसके बाद इस पेशेंट का बचना नामुमकिन है। तो 100% फेटल डिजीज है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज टू 1 ईयर है, और इसका सिम्टम्स जो है वो है वही, पानी से डर, पेनफुल स्पाज्म होगा, चॉकिंग ऑफ थ्रोट मसल, जो थ्रोट मसल है वो उनको चॉकिंग हो जाएगी, अनेबल टू स्वेलो, इवन पानी भी नहीं पी पाएगा व्यक्ति, सीवियर हेडेक होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, हेल्यूसिनेशंस होंगे, ट्रेमोर्स होगा, कोमा होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और होता है, चूंकि इसमें वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन सब की वजह से एक इंपॉर्टेंट फीचर जो इसमें होने लगता है वो है दूसरों को काटने की प्रवृत्ति का डेवलपमेंट, तो वो होने लगेगा। ये सारी चीज़ें रैबिड डॉग के काटने से इंसान में होने लगती है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ हम आज के यहाँ तक अपनी डिजीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। हमने आज पढ़ा हर्पीज़ को, येलो फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया को, और इसके अलावा रेबीज़ को। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बची हुई वायरल डिजीज़ को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।